अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और हमारा अभी का टॉपिक है एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी तलाश करना। तो इसमें क्या होता है, तो कई अल्फाज हमारे सामने ऐसे आते हैं जब हम पढ़ते हैं कि जिसके एक से ज़्यादा मानी निकलते हैं, लेकिन वो मानी कैसे निकलते हैं, तो जहाँ जिस जगह वो इस्तेमाल होते हैं उसके पस मंज़र के हिसाब से वो जिस जुमले में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस वजह से इस्तेमाल हो रहे हैं, उसकी बिना पर जो उसके मानी बदल जाते हैं। ठीक है, एक ही लफ्ज़ होता है लेकिन मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल होने की वजह से उसके अलग अलग मानी निकलते हैं। तो हम ऐसे अल्फाज से मुतालिक जो सवालात आते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे, और ऐसे अल्फाज कौन कौन से हैं उसमें से कुछ एक अल्फाज को हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो बात मैंने कहा वही लिखी हुई है। अब यहाँ से देखिए कुछ सवालात की मैं मश्क करा रहा हूँ आपको, यहाँ आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो है मानी बदल जाते हैं अगर एक अल्फाज को किसी ख़ास जगह पर इस्तेमाल किया जाए या मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल करने से कैसे मानी बदलते हैं। झेल में दिए हुए लफ्ज़ के दो अलग अलग मानी वाला मुतबादिल तलाश कीजिए। तो यहाँ लिखा है चश्मा। अब चश्मा बोलते ही हमारे जहन में एक तो ये चश्मा आएगा जो मैंने लगाया हूँ या आपने लगाया होगा, ठीक है, लेकिन एक और मानी इसका होता है ना। पहाड़ों की ओर से एक चश्मा निकलता है, तो वहाँ पर जो है उसका मानी बदल जाएगा, है ना, वहाँ ये चश्मा नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मानी निकलता है, इसके कौन कौन से मानी निकलते हैं, तो हमको मुतबादिल में से देखना है। खुर्शीद, महर, ये नहीं है उसका मानी। ठीक है, ऐनक जो बात अभी हमारी, तो ये उसका मानी, और ज़मीन से पानी निकलना, है ना, तो ये ज़मीन से पानी निकलना भी एक जो है उसका मतलब होता है चश्मे का। और पहाड़ों के दरमियान से, पहाड़ों से जो गिरता है वो झरना होता है। क्या होता है? झरना होता है। ठीक है, निहार, यौम, ये नहीं होता इसका मतलब, और बहिश्त और इरम भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या कौन सा ऑप्शन आएगा? ये दोनों भी उसके माने निकलते हैं। चश्मा बोले तो या तो ऐनक होगा या फिर ज़मीन से ज़मीन के किसी हिस्से से जो पानी निकलता है उसको भी चश्मा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ जगह पर दो अलग अलग माने निकलते हैं, या हो सकता है दो से ज़्यादा मानी भी निकले। तो ये बात का जो है आपको अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि किस लफ्ज़ के क्या माने निकल रहे हैं। ठीक है, और भी हम सवालात देखते हैं। झेल के जुमले में खत कशीदा लफ्ज़ जिस मानी में लिखा है उसके सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सांप को बाज उठा ले गया। अब देखो यहां पर जो लफ्ज़ आया है बाज, ये जो लफ्ज़ है बाज, तो कभी कभी ये भी कहा जाता है, आपने सुना होगा कि अपनी आदतों से बाज आ जाओ वरना उसके नुकसानात भुगतने पड़ेंगे। सुना है आपने? वो कभी अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला। तो बाज वहां अलग चीज है के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अलग मानी में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ अलग मानी में इस्तेमाल हो रहा है, दोनों जगह अलग मानी में इस्तेमाल। सांप को बाज उठा ले गया, तो यह बाज नाम का क्या है? एक परिंदे का नाम है बाज। क्या है? परिंदे का नाम। ये इसलिए ये गलत है। छोड़ देना भी उसका मानी है, जो मैंने जुमले में इस्तेमाल किया हो वहां पर छोड़ देना है। तुम्हें अपनी आदतों से बाज आना होगा, यानी वो छोड़ देना होगा। ठीक है, वहां उसके मानी क्या निकल रहे? बाज के छोड़ देना। लेकिन यहां जो जुमला है, इस जुमले में बाज के क्या मानी है? एक परिंदा है। वो क्या है? एक परिंदे का नाम है। इसलिए हमारा सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से एक लफ्ज़ के जो मुख्तलिफ मानी निकलते हैं उसको हमें समझना होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़े। ये कैसे, इसकी मशक कैसे हो सकती है आपको? तो आप जब भी कोई सबक कंप्लीट करते हैं तो सबक के बाद में अल्फाज मानी का ज़ख़ीरा दिया जाता है। वो अल्फाज मानी आपको लिखने के लिए टीचर कहते हैं, आप लिखते भी हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ लिखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसको अच्छी तरह से पढ़े और फिर लिखे तो आपको वो जहन में रहेंगे। लिखना तो है ही, तो क्यों ना अच्छी तरह पढ़कर लिखा जाए, ये बात आपने समझना है।
तो जब भी आपको टीचर अल्फाज मानी लिखने के लिए कहे तो या फिर टीचर पढ़ाते वक्त में कुछ अल्फाजों के मानी लिखाए, तो आपकी जो नोटबुक होती है आपकी जो नोटबुक होती है, तो नोटबुक का जो सफ़ा होता है इस तरह से, तो आपने क्या करना है, टीचर इससे मना नहीं करेगी आपको, आपने 1/3 वाला एक पैटर्न अपनाना है नोटबुक के लिए। और जो नोट्स आप जो सवाल जवाब या जो कुछ लिखते हैं वो इधर लिखे, और कुछ अलग सी बातें आपको जो नोट करनी है, जैसे टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते कुछ अल्फाज के मानी बता दिया, ठीक है, तो अल्फाज मानी यहाँ लिख दिए। कभी कोई मुहावरे टीचर ने इस्तेमाल कर लिए अपने गुफ्तगू में, बाज आना, ठीक है, तो वो जो है साइड में लिख लिए। कभी कोई मिसाल टीचर ने दे दी आपको, तो यहाँ लिख लिए। इस तरह का आप अगर अभी छोटेपन से ही इस आदत को अपनाएंगे तो आगे जाकर आपकी नोट जो है ना बहुत खूबसूरत बना करेगी, और आपको बहुत सी बातें जो है टीचर की पढ़ाई हुई बातों का तकरीबन हिस्सा आगे भी याद रहेगा। अगर आप अच्छे मतलब खूबसूरत तरीका अपनाना चाहिए। सीखने के तरीके भी बहुत खूबसूरत होते हैं। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि कितने इफेक्टिव तरीका क्या रहता है, सीखने के तरीके कैसे होते हैं, किस तरीके को ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनाया जा सकता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अभी ये देखते हैं। झेल के सवाल में खत कशीदा लफ्ज जिस मानी में लिखा गया है सही मुतबादिल तलाश कीजिए। यहां क्या लिखा है, हीरा कान से निकलता है। कान बोले तो ये आपको पता है, लेकिन कान का लफ्ज और एक जगह के लिए इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है, देखिए यहां पर लिखा है, जमीन का वो हिस्सा जहां से मादनियात निकाली जाती है। जमीन का वो हिस्सा जहां से मादनियात निकाली जाती है, आपने सुना होगा सोने की कान, कोयले की कान, है ना, इस तरह से जो है लोहे की कान होती है, मुख्तलिफ मादनियात जहां से निकलती है उसकी कानें होती है, उस जगह को क्या कहते हैं, कान कहते हैं। तो इसलिए ये मतलब यहां पर सही रहेगा, हीरे की कान, हीरा कान से निकलता है, हीरे की कान, है ना, तो हीरा कान से निकलता है बोले तो हीरे की कान, इसलिए सही ऑप्शन क्या रहेगा, अभी ये वाला ऑप्शन सही रहेगा क्या, जिस्म का एक उज़्व सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि जुमला क्या बोल रहा है, हीरा कान से निकलता है। सुनना ये सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अगर आपको ये बात मालूम है तो ही आप ये वाला जवाब कर पाएंगे, वरना आप बोलेंगे जिस्म का एक उज़्व, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए ये बात को आपने अच्छी तरह से याद रखना है। बात समझ में आ गई कि जुमले के हिसाब से क्या मानी आ रहा है, अगर वो पूछा जा रहा है तो आपने उसी चीज को टिक करना है, उसी जवाब को जो है चुनना है, उसी मुतबादिल का इंतखाब करना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखिए। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, खत कशीदा लफ्ज के क्या मानी होते हैं। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, तो यहां जो है ये एक अल्लामा इकबाल के एक शेर का मिसरा है गालिबन, ठीक है। तो यहां पर जो है, पर का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये परिंदे के पर के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि इंसान को पर नहीं है लेकिन इंसान के पास में बुलंदियों में उड़ने की ताकत जरूर है, बुलंदियों पर उड़ने की ताकत जरूर है। तो यहां पर का क्या मतलब निकलेगा, परिंदे का पर। लेकिन पर के बहुत सारे और भी मानी होते हैं, जैसे किताब टेबल पर रखी है, टेबल पर रखी है, तो यहां पर का मतलब क्या निकला, ऊपर। पर का क्या मतलब निकला, ऊपर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से इसके मानी जो है मुख्तलिफ हो सकते और आपको वो मुख्तलिफ मानी समझना है। लेकिन यहां जो है जो मानी इस्तेमाल हुआ है वो परिंदे का पर है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, क्योंकि परों से जो है परवाज की जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि परों से ही परवाज हो, हौसलों से परवाज भी होती है। इंसान की उमंगे, जज्बात, उसके जो है उसके एफर्ट्स उसको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, इस तरह से इसमें है। बात समझ में आ गई। पर का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पर, परिंदे का पर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। जैद ने हार खरीदा, तो खत कशीदा लफ्ज की किस मानी में इस्तेमाल हुआ है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो हार के तो मानी आपको मालूम है, हार जीत वाला एक हार होता है, नाकामी, है ना।
लेकिन यहाँ क्या मतलब निकल रहा है, जैद ने हार खरीदा तो उसका मतलब निकलेगा फूलों की माला। ठीक है, यहाँ उसका मतलब नाकामी नहीं है, वरना आप जो है हार का मतलब नाकामी होता है तो नाकामी टिक कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सही बात की तरफ पहुंचना, आपने इतना प्राउड बनने की कोशिश करना है, फुर्तीले होना चाहिए, जल्दी से कैच करना सही बात क्या बोली जा रही है, समझने की आदत कि कोई बात हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या बात बयान की जा रही है, फौरन समझने की कोशिश करना चाहिए। तो फूलों की माला क्या है, इसमें हार का मतलब फूलों की माला। ठीक है, इसके भी दो मतलब निकले। जेल में दिए हुए लफ्ज के दो मानी मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। नीम, नीम तो दरख्त का नाम है ना, क्या है, नीम जो है एक दरख्त का नाम है। तो यहां देखिए कि क्या मानी दिए हुए, जेल में दिए हुए दो मुतबादिलात का वो करना है इसमें से। हाँ, तो देखो आधा मुकम्मल, तो ये गलत है। नीम का मतलब आधा जरूर होता है, नीम का एक मतलब आधा होता है, आपने सुने नीम हकीम खतरे जान, सुने क्या, नीम हकीम खतरे जान, यानी जो आधा हकीम होगा, अधूरा हकीम होगा, उसके पास जो है इलाज कराना जान के लिए खतरे की तरह है। तो आधा, नीम जान है यानी आधा कमजोर है। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर एक मतलब तो आधा निकल रहा है। ठीक है, दूसरा मतलब क्या है, एक दरख्त का नाम है, तो हमको ये दोनों बातें यहाँ पर एक साथ दी गई है, यानी आधा और एक दरख्त का नाम, इस तरह से ये दोनों बातें इसमें आ गई। ठीक है, बात समझ में आई। तो हमारा जवाब क्या बनेगा, इसका एक मतलब आधा है और दूसरा मतलब है एक दरख्त का नाम, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब बनेगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। हाँ, अभी हमारे पास 4-5 सवाल हैं। ठीक है, इस सवाल को देखिए। जाम, जाम जो है एक फल का नाम है ना, एक फल का नाम है, लेकिन जाम एक प्याले के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना। उसने एक जाम पिया, एक प्याला पिया उसने, तो एक प्याला में शरबत का प्याला है ना, तो शरबत का जाम, आप दूसरे जाम में मत जाइए, है ना। तो एक यहां पर क्या ऑप्शन निकलेगा, एक तो उसका मतलब होता है प्याला और दूसरा होता है एक फल का नाम, इसलिए ये हमारा सही जवाब क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। उसने शरबत का एक जाम पिया, तो प्याला और एक जाम एक फल होता है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जहां दो मानी निकलते हैं उसको जो है समझना है हमको, और उस पर से कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं तो अच्छी तरह से समझकर हल करना है। बड़, बड़ का क्या मतलब निकलता है, अब यहां देखिए, यहां जो है बड़बड़ाना, बकवास करना, वो भी एक मतलब निकलता है उसका, लेकिन जो है उसको समझना है कि और क्या मतलब निकलता है उसका, दूसरा मतलब क्या है। तो बड़ का दरख्त तो सुना आपने, एक दरख्त का नाम, बड़ का दरख्त, बरगद का दरख्त भी बोलते हैं इसको। तो बड़ का दरख्त जो होता है, एक दरख्त का नाम भी है बड़, और बकवास करना भी उसका मतलब निकलता है ना, बड़बड़ाना यानी बकवास करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही जवाब आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले सवाल को देखिए। इसमें भी दो मानी तलाश करना है हमको इसके। चाक, चाक कर दी तुर्के नादा ने खिलाफत की कुबा, है ना, यानी फाड़ दी, तोड़ फोड़ कर डाली। हाँ, चाक करना यानी फाड़ देना, तोड़ देना। हाँ, और चाक पहिए के लिए भी इस्तेमाल होता है। चाक आपने सुना होगा ना, पहिए के लिए भी इस्तेमाल होता है, पहिया चक्कर, लेकिन ये दो मानी नहीं है इसके। तोड़ना मोड़ना एक ही मानी आ जा रहा है, ये भी नहीं रहेगा। फाड़ना, चक्कर लगाना ये गलत है, फाड़ना सही है लेकिन चक्कर लगाना गलत है। पहिया, पहिया सही है और फाड़ना भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा कि उसका एक मतलब पहिया होता है और दूसरा जो है फाड़ना होता है। चाक करती तुर्के नादा ने खिलाफत की कुबा।
अब यहाँ देखिए, ये सवाल जो है आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। झेल में दिए हुए लफ्ज़ के दो मानी मुतबादिलात में से तलाश कीजिए। घड़ी, घड़ी का क्या क्या मतलब निकलता है? मोड़ना, बर्तन, तय करना, वक्त बताने का आला, वक्त बताने का आला और बर्तन, और हाथ का जेवर और वक्त। तो आपने इसका सही जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताना है। चलिए, यहाँ हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस पर से आपको और बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसके दो मानी निकलते हैं, वो सब यहाँ नहीं बताए जा सकते, है ना, वो सब, बल्कि सिर्फ हम जो है उसके कुछ नमूने बता दिए, कुछ मिसालें हमने उसकी बताए। आपने उसकी और मशक करना है। कई ऐसे अल्फाज मिलते हैं तो उसको लिख कर रखना है। ज़ू मानी अल्फाज में भी ये शामिल हो सका तो हम उसको बताएं कि आखिर में जो जो चीज़ें बच रही है इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।